देखिए, जो थायरॉइड ग्लैंड होती है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में सेंट्रल रोल प्ले करती है। यह ग्लैंड मेनली 3 हार्मोन्स बनाती है, T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और T4 यानी थायरोक्सिन, जो बॉडी के मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। और तीसरा है कैल्सिटोनिन, जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो थायरॉइड ग्लैंड के दो लेटरल लोब्स, राइट और लेफ्ट दो लोब्स होते हैं, जो ट्रैकिया के दोनों साइड में होते हैं। ये दोनों लोब्स आपस में एक थिन ब्रिज के थ्रू जुड़ते हैं, जिसको स्टिमस बोलते हैं। और यह ट्रैकिया के जस्ट सामने होता है। कुछ लोगों में इन दोनों लोब्स की तरह एक तीसरा एक एक्सटेंशन भी होता है, जिसको पैरामिडल लोब कहते हैं, जो डेवलपमेंटल रेमिनेंट होता है। अब इसकी ब्लड सप्लाई को समझते हैं। क्योंकि यह ग्लैंड हाईली वैस्कुलर होती है, आर्टेरियल सप्लाई दो मेन आर्टरीज से होती है। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, और दूसरी इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक यानी कि सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। ये दोनों आर्टरीज ग्लैंड को रिच ब्लड सप्लाई देती है। वीनस ड्रेनेज भी इम्पोर्टेंट है। सुपीरियर और मिडल थायरॉइड वेन्स ये इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होती है, जबकि इंफीरियर थायरॉइड वेन्स ब्रैकियोसेफेलिक वेन में खुलती है। यह एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई थायरॉइड ग्लैंड की हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। देखिए, थायरॉइड ग्लैंड के आगे की तरफ सामने वाले हिस्से में स्ट्रैप मसल्स होती है, जिसको इंफ्राहियोइड मसल बोलते हैं, जो इसको आगे से कवर करती है और स्वेलिंग के दौरान मूवमेंट करने में हेल्प करती है। पोस्टीरियरली इसके पीछे पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, जो कैल्शियम रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए सर्जरी के दौरान इनको बचाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीडियली थायरॉइड ग्लैंड के बिल्कुल पास ट्रैकिया और इसोफेगस होते हैं। इस कारण थायरॉइड ग्लैंड एनलार्ज होने पर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी या स्वेलिंग डिफिकल्टी हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जो थायरॉइड ग्लैंड के पोस्टीरियर आस्पेक्ट के पास से गुजरती है। यह नर्व वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है। अब अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो गोइटर जो होता है वो थायरॉइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट कहलाता है, जो आयोडीन डेफिशिएंसी या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है और नेक में स्वेलिंग के रूप में दिखाई देता है। नेक की सर्जरी, जिसको थायराइड थायरॉइडोटोमी बोलते हैं, उसमें भी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी का रिस्क रहता है। इससे वॉइस चेंज या वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि जब हार्मोन सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और जब सेम चीज़ कम हो जाती है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। देखिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड छोटे छोटे पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो आमतौर पर दो सुपीरियर और दो इंफीरियर होते हैं। देखिए, ये थायरॉयड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस पर होते हैं। इनका साइज छोटा होता है पर फंक्शनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ग्लैंड्स का मेन फंक्शन पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच का सिक्रेशन करना होता है। यह हार्मोन बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। पीटीएच ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है और यह तीन मेन जगहों पर काम करता है: बोन, किडनी और इंटेस्टाइन। बोन में यह कैल्शियम रिलीज करवाता है
किडनी में कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाता है और इंटेस्टाइन में इनडायरेक्टली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। देखिए थाइमस ग्लैंड जो होती है वो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यह स्पेशली बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है और एज के बढ़ने के साथ इसका साइज कम होने लगता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो यह चेस्ट के अपर पार्ट में होती है, यानी कि सुपीरियर और एंटीरियर मीडियस्टर्नम में। यह ऊपर की ओर बढ़कर लोअर नेक तक एक्सटेंड कर जाती है। यह स्टर्नम के पीछे होती है और हार्ट के ठीक ऊपर होती है, इसलिए इसका रिलेशन सराउंडिंग स्ट्रक्चर से क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो थाइमस टी लिम्फोसाइट्स यानी टी सेल्स के मैच्योरेशन का मेन साइट है। ये टी सेल्स बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन और फॉरेन एंटीजन के खिलाफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इसलिए थाइमस अर्ली लाइफ में इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने का काम करता है। देखिए वैसे तो थाइमस का एनलार्जमेंट काफ़ी रेयर होता है, लेकिन अगर यह हो जाता है तो नियर बाई स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर सकता है। हालांकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल चाइल्डहुड में होता है, क्योंकि इसी समय इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है।